प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। साथियों, एकमात्र ऐसा चैनल बिहार का जिसपे आपको क्वालिटी का वादा किया जाता है और आपको रिजल्ट की गारंटी करी जाती है। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में ज्यादातर स्टेट टॉपर्स या ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स कहीं से निकलने वाला एकमात्र कोई संस्थान है, कोई चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल है तो वो यही है, जहां पे आपको टीचर्स की टीम दिन रात क्वालिटी कंटेंट देती रहती है। साथियों, एक क्वालिटी कंटेंट और एक वादा जो मैंने आपसे किया था, मैंने जब यूट्यूब पर खोलना शुरू किया तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हिंदी मीडियम में मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं पर भी हिंदी मीडियम में चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स नहीं देखने को मिला। तो मैंने अपने बिहार के साथियों के लिए एक बहुत ही शानदार एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को चैप्टर वाइज कराने का जो प्रण लिया था, पहली वीडियो पहले चैप्टर की जा चुकी है। पहले चैप्टर का हो चुका है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, जा करके देखिएगा। ये आपका दूसरा चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। कंप्लीट चैप्टर में जितना भी एनसीईआरटी का अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड में जितना भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कराने का ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हो चुका है, ये दूसरे चैप्टर का आज आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, सभी चीजों को डिटेल से समझाने वाला हूं। प्यारे साथियों, आपको बने रहना है अंतिम तक और लगातार साथ देना है। क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को, जो आपका डर है उस डर को दूर कराऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, आपको करने का तरीका सिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ बैठिएगा, क्वेश्चंस नोट करते जाइए और लगाते जाइएगा उनको सही तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए एक प्यारा सा सेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। मैंने चैप्टर 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे? 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 22 और 23 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल को होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था जो भी बच्चे होमवर्क में कर लेंगे वो तो ठीक है, बाकी नहीं तो मैं इस होमवर्क को भी करवाऊंगा। तो चैप्टर 1 का ये जो 6 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, अभी मैं उसे करवाने जा रहा हूं। तो सबको मेरे साथ साथ पहले इसे करना है, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 में एंटर कर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन चैप्टर 1 का अगर हम देखें तो 18वां नंबर क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कह रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। तो एक घन बना लीजिए प्यारे बच्चों, एक घन बना लीजिए इस तरीके से, और इस घन में आप यहाँ पे कह रहा है केंद्र पर स्थित है, कितना माइक्रोकूलम का आवेश केंद्र पर स्थित है। तो आप देख पा रहे हो 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, बिंदु आवेश है, किसी घन के केंद्र पर स्थित है कह रहा है। तो यहाँ पे केंद्र पर ना 2 माइक्रोकूलम का क्यू आवेश स्थित है। आप जो आवेश है क्यू, उसका वैल्यू यहाँ दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लीजिए, 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। ये तो आपको दिया है ना जी, ये तो आपको दिया है, ठीक है कि इतना हम बदल लेंगे। चलिए सर समझ गए। अब इतना अगर आप बदल लोगे कि क्यू बराबर इतना दिया है, तो फिर हमारे यहाँ पर क्या क्या चीजें शेष बचेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इसका किनारा है, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों सर, किनारों से क्यों लेना देना नहीं है? आपको मैं बता दूं कि कोई भी अगर कोई पृष्ठ होता है, कोई भी पृष्ठ, पृष्ठ की आकृति कैसी भी हो, चाहे वो गोल हो, चौकोर हो, चतुर्भुज हो, कैसी भी आकृति का कोई पृष्ठ हो, अगर उसके अंदर आपने क्यू आवेश को घेर रखा है, तो क्यू आवेश को घेर रखा है तो पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, फाई होगा, वो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये जान लीजिए पृष्ठ की आकृति कैसी भी है, अगर आपने उसके अंदर क्यू आवेश को घेर रखा है तो क्यू आवेश से जो होकर के, उस पृष्ठ से होकर के जो फ्लक्स निकलेगा, यानी पृष्ठ को पार करते हुए जो बल रेखा जाएगी, उन बल रेखा की संख्या होगी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे हमारे निकल के आता है प्यारे बच्चों की, चाहे वो घनीय पृष्ठ हो, चाहे चौकोर पृष्ठ हो, गोल पृष्ठ हो, कैसा भी हो, कैसा भी पृष्ठ हो, उससे होकर के गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर वो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही तो प्रश्न में पूछ रहा है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो गॉस की प्रमेय से यहां लिख दीजिएगा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से आप यहाँ पे लिख करके ये प्रमेय लगा दीजिएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा क्यू, क्यू का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻6 और बटे में एप्सिलॉन नॉट। आप सभी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स होता है,
तो फिक्स वैल्यू कितना है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 12 बेटा ऊपर चला जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा, और 2 अपॉन में 8.85, अगर आप 2 अपॉन में 8.85 को सॉल्व करिएगा तो आपका ये आएगा 0.226 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 0.226। और अगर यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 10 की घाते -6 और +12 ऊपर चला जाएगा, -12 ऊपर चला जाएगा, +12 हो जाएगा, 12 में से 6 चला गया, 10 की घाते 6 निकल के आएगा। अब यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे, मतलब 2.26 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक पॉइंट आगे शिफ्ट करेंगे तो 2.26 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की घाते 5 हो जाएगा। ये हमारा 6 एक घट के 5 हो जाएगा। जैसे ही आप एक डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे 2.26 बनाएंगे इसे, तो हमारा ये 10 की घाते 6 10 की घाते 5 हो जाएगा। और अगर आप इसका मात्रक जानना चाहते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, वोल्ट मीटर होता है। कितना होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ लगा दीजिएगा फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो चलिए ये सभी बच्चों का आंसर आ गया, यहाँ पे सभी बच्चों का ये आंसर आ गया, सभी बच्चों का ये आंसर आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना दिया हुआ, यदि उस पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत आवेश का मान क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, फ्लक्स पे आधारित ही है। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश घिरा हुआ है, ये पृष्ठ कैसा भी है, इस पृष्ठ कैसा भी है, अगर छोटा पृष्ठ है तब भी उससे अगर मैं कहूँ फ्लक्स कितना गुजरेगा तो कहोगे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पृष्ठ की त्रिज्या, जो अभी आप इसकी त्रिज्या देख रहे हैं, मान लीजिए अभी त्रिज्या आर है, अब इस त्रिज्या को अगर मैं डबल करके 2r भी कर दूं ना, त्रिज्या मैं चाहे दुगनी कर दूं, चौगनी कर दूं, कितना भी बड़ा पृष्ठ कर दूं, कितना भी बड़ा छोटा कर दूं, उसके अंदर तो आप क्यू आवेश ही घेरे हो ना, तो क्यू आवेश ही घेरे हो, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा, चाहे बड़े पृष्ठ से चाहे त्रिज्या दुगनी कर दो चाहे त्रिज्या आधी कर दो, तो फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, फ्लक्स तो उतना ही गुजरेगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निर्भर कर रहा है सिर्फ घिरे हुए आवेश पर, फ्लक्स निर्भर कर रहा है पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश। तो चाहे बड़ा पृष्ठ लो तब भी उससे क्यू आवेश ही घिरेगा, छोटा पृष्ठ लो तब भी उससे क्यू आवेश ही घिरेगा। तो यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए सर, यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें क्या दिया हुआ है, किसी बिंदु आवेश कारण उस बिंदु को केंद्र मान के खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है बेटा। त्रिज्या पे निर्भर ही नहीं करता फ्लक्स, त्रिज्या पे फ्लक्स निर्भर नहीं कर रहा, फाई कहाँ त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है, त्रिज्या कहाँ है, आर कहाँ है, नहीं है ना, तो त्रिज्या कितनी भी हो त्रिज्या पे फ्लक्स निर्भर नहीं करता। तो आगे क्या कह रहा है, पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स इतना है, वैद्युत फ्लक्स अच्छा मुझे दिया है, फाई का वैल्यू दिया है माइनस का 1.0 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी होता है फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, चलिए आगे दिख कर क्या कह रहा है, उस गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, फ्लक्स कितना गुजरेगा। बेटा फ्लक्स इतना ही गुजरेगा, फ्लक्स यही गुजरेगा, गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या आप दुगनी कर दो तब भी जो दिया है फ्लक्स उतना ही फ्लक्स गुजरेगा, ज्यादा कम नहीं गुजरेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, ये निकाल सकते हैं आप, गॉस की प्रमेय लगा दीजिए, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है कितना है, होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये पता है। क्यू का वैल्यू आप जानते हैं, क्यू का वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते, क्यू ही तो निकालना है कि बिंदु आवेश का मान बताइए, तो क्यू का वैल्यू अंदर रख दिया, फाई का वैल्यू हमें पता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3, ये रख दिया। अब देखिए ये यहाँ पे है, भागे में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8.85 को 1 से हम गुणा कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 8.85 हो जाएगा, भाग में इधर आएगा ना, तो 8.85 1 से गुणा हो जाएगा, 8.85 बन जाएगा, गुणा में पावर यहाँ 10 की घाते 3 है, यहाँ 10 की घाते -12 है, बताइए 3 और -12 मिलके कितना बना लेंगे, 3 -12 मिलके पावर कितना बना लेंगे, 9 10 11 12 बनाएंगे, माइनस का 9 बनेगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों क्यू का मान। तो क्यू का मान इतना कूलम आ जाएगा, इतना कूलम का आपने ऋण आवेश को घेरा है। कैसे आवेश को घेरा है बेटा, ऋण आवेश को घेरा है, माइनस है चार्ज, और अगर चार्ज माइनस होगा तो बल रेखाएं बाहर नहीं निकलेंगे, बल रेखाएं सब अंदर की तरफ आएंगी, बल रेखाएं सारी की सारी किधर आएंगे बेटा, अंदर की तरफ आ रही होंगी। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन, 19वां नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इस तरीके से कोई एक गोला ले लीजिए, गोला ले लीजिए,
गोला की कल्पना करिए, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या इसकी ले लीजिए 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे त्रिज्या बना ली r 10 सेंटीमीटर, मैं लिख भी लेता हूँ r मेरा 10 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर लिखते हैं तो हम इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 की घाते -2 से गुणा कर देते हैं सेंटीमीटर को, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है सर। अच्छा अज्ञात परिमाण का आवेश है, गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश मतलब इस पर मैं कोई क्यों आवेश मैंने इस पर डाला है, जब मैं इस पर कोई क्यों आवेश डालूंगा तो वो आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। मुझे नहीं पता ना कितना आवेश कह रहा है, अज्ञात परिमाण का आवेश, तो मैंने क्यों आवेश डाला तो इसके गोले पर बराबर से फैल गया, बराबर से फैल गया। आगे कहता है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, गोला के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर, कैसा है वैद्युत क्षेत्र, त्रिज्यतः अंतर्मुखी, यानी कि भीतर की तरफ है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर है, भीतर की तरफ। और आप सभी को पता है अगर किसी भी आवेश के कारण, ध्यान से सुनिए, अगर प्लस आवेश के कारण कहीं पर निकालते हैं, प्लस आवेश के कारण कहीं पर अगर आप किसी बिंदु पर निकालते हैं ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमेशा वो बाहर की तरफ होती है, त्रिज्यता बाहर की तरफ होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आवेश माइनस है, अगर यहाँ पे आवेश माइनस है तो फिर त्रिज्यता कैसी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अंदर की तरफ होगी। तो क्वेश्चन अगर ये कह रहा है ना कि त्रिज्यता अंतर्मुखी है, रेडियली इनवर्ड है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, तो आपको समझ जाना है कि आवेश प्लस नहीं डाला गया है। अगर प्लस आवेश डाला गया होता तो त्रिज्यता बहिर्मुखी होता, अंतर्मुखी ना होता। दिशा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र की त्रिज्यता अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ आ रही है। तो अगर अंदर की तरफ है तो यहाँ पे बाहर से प्लस क्यू आवेश नहीं डाला गया होगा, कितना आवेश डाला गया होगा बताइए, ये आवेश जो भी डाला गया होगा बेटा ये प्लस का डाला नहीं गया होगा, ये माइनस का क्यू आवेश डाला गया होगा, तभी तो त्रिज्यता अंतर्मुखी है, इसके पृष्ठ पर माइनस का आवेश फैला हुआ है बराबर से, ठीक है। और त्रिज्या आर हमें दिया हुआ है, त्रिज्या आर हमें दिया है। चलिए सर समझ गए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी और 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें निकालना है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर दूरी पर निकालने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस को 10 नहीं लिखेंगे, तब याद रखिएगा, चीज़ों को पहले समझना सीखिए, पहले चीज़ों को समझिए। यहाँ पे त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी थी, लेकिन 20 सेंटीमीटर दूरी पर कह रहा है निकालिए, 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। तो अगर आपको 20 सेंटीमीटर दूरी पर दे दे तो आप 10 सेंटीमीटर जो इसकी त्रिज्या है उसको नहीं काउंट करिएगा, नहीं काउंट करिएगा, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, दूरी हमें सिर्फ 10 सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर वाले काम में लानी है, क्योंकि हमें 20 सेंटीमीटर दूरी पर दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे रख देंगे 20 सेंटीमीटर दूरी है, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घाते -2 करके कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है सर। अब यहाँ पे हमें तीव्रता निकालनी है, तो तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है। और त्रिज्यता अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ तीव्रता है, वैल्यू आप ई का मान वही रखिए, लेकिन जब लास्ट में आंसर आएगा ना तो आप आंसर को माइनस साइन लगा दीजिएगा, क्योंकि वो ऋणावेश होगा, ठीक है। तो वैल्यू आप ई का वही रखिए, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस कर दे, यहाँ पे आप माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। ये आपका बिल्कुल वैसा ही लिखा जाएगा 1.5 × 10⁻³ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं फिक्स होता है, 9 × 10 की घाते 9 फिक्स होता है, इनटू में क्यू का वैल्यू तो आप क्यू ही रखिएगा, बटे में आर दूरी, दूरी तो यहाँ 20 सेंटीमीटर है ना, तो 20 रख दीजिए, और सेंटीमीटर में है तो इसका मीटर में कन्वर्ट करके 20 × सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घाते -2 और उसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा, ये कर दीजिए। अब इसको करने के बाद थोड़ा सा बस सॉल्व करिए और आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करिए और आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा कैसे सॉल्व करें सर, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, कस्टमाइज़ कर देते हैं इसको। और इसमें कोई है जिसमें किया जा सके सॉल्व, 1 मिनट, बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट कर लें, बैकग्राउंड इन सॉलिड कलर। चलिए सर, हाँ देखिए, आप देखिए इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा बस। तो 1.5 × 10⁻³ तो पहले ही बैठा हुआ है, तो हम इधर लिख देते हैं 1.5 × 10⁻³ लिखा हुआ है बराबर, देखते जाइए कैसे सॉल्व करते हैं। 9 × 10 की घाते 9 × क्यू लिखा है, 9 × 10 की घाते 9 × में क्यू लिखा है। चलिए सर, बटे में नीचे क्या लिखेंगे, बटे में हम लिखेंगे 20 की स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर नीचे करेंगे तो 400 हो जाएगा, गुणे में 10 की घाते -2 का स्क्वायर कर देंगे 10 की घाते -4 बन जाएगा, -4 बन जाएगा,
बताओ समझ में आया कि नहीं। 20 गुणे 10 की घाते -2 का हमने स्क्वायर किया तो 20 का स्क्वायर किया 400 हो गया, 20 गुणे 20, और 10 की घाते -2 का स्क्वायर किया 10 की घाते -4 बन गया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए सर आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है बेटा। कैसे सर, यहाँ पे देखिए 400 है, 400 भाग में इधर ला दीजिए, इसको गुणा करिए तो 1.5 इंटू में 400, नंबर नंबर गुणा करिए एक साथ। 10 की घाते 3 यहाँ पे बैठा हुआ है और 10 की घाते -4 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। 10 की घाते -4 आया, गुणा हो गया, बराबर। यहाँ पे देखिए 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू में क्यों किया। चलिए सर समझ गए। अब यहाँ पे 15 4 जा कितना हो गया, 1.5 4 जा कितना हो जाएगा बताइए। आप चाहो तो इसका 2 जीरो जो है ना, 2 जीरो उसको आप इसको गुणा करोगे तो एक इस तरीके से 150 बन जाएगा। 1.5 को अगर इससे गुणा करिएगा 100 से, इसके 2 जीरो से गुणा करिएगा तो 150 बन जाएगा, गुणे 4 बन जाएगा। 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 होता है ना, 60 होता है। तो 60 होगा तो फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 60 बन गया 15 चौके और 1 जीरो, ये 600 बन जाएगा। 400 को 1.5 से गुणा करिएगा तो 600 बन जाएगा। तो 400 को 1.5 से गुणा करिए, 1.5 से गुणा करिए, बन जाएगा 600। ठीक है, गुणे में 10 की घाते कितना है, 3 में से 4 निकल गया, 10 की घाते माइनस का 1 आ जाएगा। 3 में से 4 घट रहा है ना, 3 में प्लस 3 में से -4 निकल गया, 10 की घाते -1 बचा, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू में क्यू हो जाएगा। ये याद रखिएगा सभी चीज़ें को, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे 10 की घाते -1 है तो ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 600 गुणे 1/10। 10 की घाते -1 को 1/10 भी लिख सकते हैं, बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9, ऐसे करके इंटू में क्यों, ऐसे करके लिख दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट भी दीजिए, बचा 60 बचा, ऊपर बचा 60, और इधर ये सब गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ऐसे जाएगा भाग में, 9 गुणे 10 की घाते 9 ऐसे चला जाएगा। +9 ऊपर चला गया बेटा, -9 हो जाएगा, बराबर क्यों, तो ये हो जाएगा 60/9 और गुणे में 10 की घाते -9 बराबर में क्यू, और 60/9 आप डिवाइड कर लीजिए। 60/9 कितना हो जाएगा, 60 को अंदर रखिए, 9 को उधर, 9 9 5 जा 45, 9 6 54, ठीक है, 54 बटा और 6 बचा, 0 बढ़ा तो फिर से चला जाएगा 6.6, ठीक है। तो 6.67 समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि राउंड ऑफ कर देंगे तो 6.67 आ जाएगा। तो क्यू का जो वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू आ जाएगा वो 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये क्यू का वैल्यू जो आएगा ना, वो ऋणावेश आएगा, मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि चार्ज माइनस दोगे तभी अंतर्मुखी होगा ना, तो माइनस में आएगा ये, ठीक है। तो माइनस का चार्ज होगा, याद रखिए सभी बच्चे, देख लीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे करेंगे इसे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा, ऋणावेश होगा, ऋण प्रकृति का आवेश होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो बहुत आसान है इसका, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए अब आगे देखिए, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले के पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आप सभी जानते हैं, क्लास में मैंने बता रखा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर में स्क्वायर में हमें दिया है। माइक्रोकूलम को आप चाहो तो कूलम में चेंज कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो माइक्रोकूलम को अगर आप कूलम में चेंज करोगे तो 80 गुणे 10 की घाते -6 कूलम में चेंज हो गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है सर। आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है, व्यास दे रखा है 2.4 मीटर। और आप सभी जानते हैं अगर मुझे व्यास दे दे तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करना होता है। तो त्रिज्या बराबर अगर आप निकालेंगे तो व्यास का आधा करना होगा, यानी 2.4 का आधा 1.2 मीटर आ जाएगा इसकी त्रिज्या, ठीक है सर, समझ गए। अब मेरे पास त्रिज्या आ गई, मुझे गोले पर आवेश ज्ञात करना है, गोले पर आवेश ज्ञात करना है साथियों। तो गोले पर आवेश निकालने के लिए आप सिग्मा का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए, और क्यू का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, पता है क्या क्यू का वैल्यू, नहीं पता सर, आवेश ही तो ज्ञात करना है। तो क्यू का वैल्यू तो क्यों ही रहने दीजिए ना, फिर जब नहीं पता तो सिग्मा का वैल्यू पता है तो सिग्मा वैल्यू हम रख देते हैं। सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है भाई, सिग्मा का दिया है हमें 80 गुणे 10 की घाते -6 दिया है, बराबर बराबर क्यू का वैल्यू नहीं पता तो क्यों ही रहने दीजिए। एक ही जगह गोला है ना हमारे पास, चालक गोला, क्या आप गोले का क्षेत्रफल जानते हैं, ए क्या है यहाँ पे, क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, 4πr²। तो 4π का वैल्यू होता है 22/7 इंटू में r², माने r का वैल्यू देखिए कितना दिया है, r का वैल्यू दिया है 1.2, तो यहाँ पे 1.2 इंटू में 1.2 r का स्क्वायर करना पड़ेगा,
4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह रखा 4 पाई, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है, आर दिया 1.2, 1.2 का स्क्वायर यानी 2 बार करके लिख दिया, 2 बार करके लिख दिया। आगे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्यू बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे जितना गुणा में हो रहा है उधर जाएगा सब, इतना यहाँ पे जब भाग है ना क्यू के नीचे सब भाग में है, तो भाग में उधर जाएगा सब गुणा हो जाएगा, यानी 80 × 10 की घाते -6 तो है ये है, इसके साथ सब गुणा हो जाएगा, यानी 4 भी गुणा हो जाएगा, 22/7 को 22/7 लिखो, चाहे 3.14 लिखो, सारी चीज़ें ठीक हैं, इंटू में 1.2 इंटू में 1.2 सारी चीज़ें आपकी गुणा हो जाएंगी। बताइए क्या आप इसको गुणा करके क्यू का वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं? तो गुणा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यू का वैल्यू आएगा कितना, 80 को 4 से गुणा, 22/7 से गुणा, 1.2 इंटू 1.2 सबसे गुणा करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए सर, अब उसके बाद बताइए अगर मैं इसको गुणा कर दूं जल्दी से तो क्या हो जाएगा बताओ, मैं इसको जल्दी से गुणा कर दूं क्यू का वैल्यू अगर मैं जल्दी से गुणा करूं तो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कितना है, 80 है और 80 के बाद 4 है और फिर 22/7 है और फिर उसके बाद है 1.2 इंटू में 1.2, ठीक है सर। तो आपका जो आंसर आएगा वो लगभग आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, सारा चीज़ गुणा हो जाएगा ना, तो हम 1.4 इंटू 10⁻³ क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं, 1.4 इंटू 10⁻³ इतना कूलम हो जाएगा, -6 में से यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएगा ना, 3 चीज़ें आ जाएंगी, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.4 इंटू 10⁻³ जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्यू आवेश आ जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं, हमारे पास क्यू जब आवेश आ जाएगा तो अगला कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। वैद्युत फ्लक्स हमें से पूछ रहा है, आवेश आ गया हमसे फ्लक्स पूछ रहा है, क्या हम निकाल नहीं पाएंगे? आवेश आ जाए और हमसे कोई फ्लक्स पूछ ले तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा बेटा आवेश क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू तो हमें पता है ना जी, 1.4 इंटू 10⁻³ आ गया, 1.4 इंटू 10⁻³ आ गया, बटे में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करो, इसको और सारे बच्चे सॉल्व करो, तो ऊपर पॉइंट 0 हटेगा तो यहाँ पे 140 ऊपर हो जाएगा, नीचे 885 हो जाएगा, गुणे में -12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, यानी 10 की घाते -3 + 12, 9 10 11 12 प्लस का 9 हो जाएगा, तो 140 बटे में 885 कर दो, गुणे में 10 की घाते 9 कर दो। आप चाहो तो इसको भी और सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 140 बटे 885 डिवाइड करके पॉइंट शिफ्ट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कितना हो जाएगा, ठीक है सब बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कोई अनंत रेखीय आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता है ये बात। और अगर कोई भी आवेश क्यों इसको दिया जाए, क्यों आवेश दिया जाए, या फिर कोई एक तार है, मान लीजिए कोई एक तार है और तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, कोई भी एक तार है, तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और उस तार से r दूरी पर मुझे कोई बिंदु P पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो फॉर्मूला पता है मैं क्या लगाऊंगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा λ/2πε0r। और आप सभी को मैं बता दूं ये फॉर्मूला जो होता है गॉस की प्रमेय नंबर 1 का अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय नंबर 1 का अनुप्रयोग कहता है कि अगर कोई भी तार है उस पर उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो उससे r दूरी पर अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना हो तो तीव्रता का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और तीव्रता की वैल्यू हमें जो है दी है, वैद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न करता है, तो तीव्रता हमें दिया है 9 × 10⁴ बराबर लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 1/2πε0 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 1/2πε0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सभी परिचित हैं 1/4πε0 की वैल्यू से, ये होता है 9 × 10⁹। क्या आप ये बात जानते हैं कि 1/4πε0 वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो अगर आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, इस साइड 2 से गुणा कर दीजिए, इस साइड भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2πε0, 2πε0। तो नीचे तो 1/2πε0 हो जाएगा, और लेकिन इधर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 × 10⁹ हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तो 1/2πε0 का वैल्यू याद रखिए कितना हो जाएगा, 18 × 10⁹ हो जाएगा। तो 1/2πε0 का वैल्यू हो जाएगा 18 × 10⁹ हो जाएगा प्यारे बच्चों। गुणे में लैम्डा का वैल्यू लैम्डा रह जाएगा, नीचे r जो है ना r, यानी कि दूरी दिया है क्या हमें, दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी दिया है, तो दूरी r का वैल्यू तो हमें दिया है ना 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻² करके,
इस तरीके से करके चेंज कर लेंगे। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, 9 से 18 कट जाएगा बेटा, 2 बार में 2 से 2 कट गया, सब कुछ कट गया। क्या बचा, माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। ये 10 की घाते -2 है ना जी, ऊपर जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, 9 10 11 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 10 की घाते 11 गुणे में लैम्डा, -2 ऊपर गया, +2 बन गया, 9 10 11 बन गया, 9 2 11 बराबर। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बताओ 10 की घाते 4 बचा। अब +11 है बेटा, इधर तो गुणा हो रहा है ना, इधर आएगा तो भागे में चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, द लैम्डा बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लैम्डा के साथ गुणा है 10 की घाते 11, इधर आएगा तो भागे में जाएगा। तो 10 की घाते 4 बटे में 10 की घाते 11। अब +11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +11 ऊपर जाएगा तो -11 हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 10 की घाते 4 -11, 4 -11 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, तो 7 बचेगा, 10 की घाते -7 बचेगा, लैम्डा बराबर। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा बराबर 1 गुणे 10 की घाते -7, और लैम्डा का जो मात्रक होता है वो Q अपॉन में L होता है, यानी कि कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर जो है इसका मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा 1 बटे में 10 की घाते माइनस का कितना, 7 कूलम प्रति मीटर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारी, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। दो बड़ी और क्या है, पतली धातु की प्लेटें, पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर है और निकट है, इस तरीके से एक दूसरे के समांतर है और निकट है। एक प्लस बना लीजिए, एक विपरीत बना लीजिए, एक माइनस बना लीजिए। क्या कह रहा है, एक दूसरे की समांतर एवं निकट है, इनके भीतरी फलकों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। इनके जो भीतरी फलक है ना, मतलब ये वाला जो प्लस है तो दूसरा वाला माइनस है, दोनों एक दूसरे के ऐसे समांतर ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखिए, एक इधर एक इधर, एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश, ऐसे पास पास रखिए। आगे क्या कहता है, कहता है कि इनके परिमाण ना, इनका परिमाण, परिमाण मतलब क्या, एक में प्लस सिग्मा होगा, एक में माइनस सिग्मा होगा, ठीक है, ये होगा इनका जो परिमाण है, इनके पृष्ठीय आवेश घनत्वों का, पृष्ठीय आवेश घनत्वों का, पृष्ठीय आवेश घनत्वों का सिग्मा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा में सिग्मा का जो वैल्यू है वो दिया है 17.0 गुणे 10 की घाते -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा का वैल्यू है। अब एक में इतना ही प्लस सिग्मा है, दूसरे में इतना ही माइनस सिग्मा है, मतलब एक में इतना प्लस रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व है, उतना ही दूसरे में माइनस है। बस ये है फॉर्मूला, ये हमें दिया है प्रश्न में ना, ये दिया है। आगे क्या कहता है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बताइए, क्या बताना है, पहली क्षेत्र के बाह्य प्लेट में विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण, विद्युत क्षेत्र ई का परिमाण बताना है पहली क्षेत्र के, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो पहली प्लेट, इसमें आप इसको मान लें पहली प्लेट, इसको मान लेते हैं दूसरी प्लेट, इस तरीके से। पहली प्लेट का जो बाह्य क्षेत्र होगा ना, ये वाला होगा, ये वाला इलाका, यहाँ पे कोई एक बिंदु होगा, यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लीजिए, बिंदु P। अब बताइए कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहली प्लेट के कारण भी दूसरी प्लेट के कारण भी, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे बताइए कितना होगा। आप सभी अच्छे से परिचित हो इस बिंदु से, इस बिंदु से परिचित ऐसे हो कि प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ, ये प्लस वाली प्लेट के कारण जब आप यहाँ पे तीव्रता निकालिएगा तो दिशा आएगी बाहर की तरफ, दिशा आएगी बाहर की तरफ, तीव्रता को चलिए हम बोल देते हैं E1, क्योंकि पहली प्लेट के कारण आप निकाल रहे हैं, प्लस प्लेट के कारण तीव्रता बाहर की तरफ आएगी। और माइनस प्लेट ये है, ये माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट के कारण इसी बिंदु P पर अगर आप तीव्रता निकालिएगा तो आएगी अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस के कारण हमेशा तीव्रता किधर होती है, भीतर की तरफ होती है। तो ये दूसरी प्लेट है, तो हम इसको लिख देते हैं E2 तीव्रता। तो पहली वाली प्लेट के कारण इस बिंदु पर जो तीव्रता आ रही है बाहर की तरफ, क्योंकि प्लस प्लेट है, दूसरी माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट के कारण इस बिंदु पर जब तीव्रता निकालिएगा तो अंदर की तरफ आएगी, और उसको हम तीव्रता E2 लिखेंगे। और हमने बिंदु कहाँ लिया है, पहली प्लेट से बाहर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु ले लिया, मान लिया। अब यहाँ पे निकालिए नेट तीव्रता कितनी होगी। आपको पता है कि प्लेट के कारण अगर यहाँ पे तीव्रता E1 निकालिएगा तो आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना आता है, ये होती है तीव्रता बेटा। तो इस वाली प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ होगी। इस वाली प्लेट के कारण तीव्रता जानते हैं कितनी होगी, उस वाली प्लेट के कारण तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा, 2 एप्सिलॉन नॉट, बस इतनी ही होगी बस। परिमाण में दोनों इक्वल ही रहेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये मत सोचिए कि यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, दूसरी प्लेट के कारण यहाँ तीव्रता लगा रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप परिमाण रखोगे यहाँ पे, ठीक है, दिशा नहीं लगाओगे, साइन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण रखेंगे, एक का परिमाण देखिए उस साइड है, दूसरे का परिमाण इस साइड है, दोनों परिमाण समान है। बताइए यहाँ पर नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी।
आप ऐसे समझिए ना, एक बक्सा है, एक बक्से को एक इंसान जो है 4 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, दूसरा इंसान 4 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है। बक्सा किधर जाएगा? बक्सा किधर जाएगा? एक इंसान 4 न्यूटन के बल से इधर, एक इंसान 4 न्यूटन के बल से इधर, बक्सा तो बीच बीच में रुका रहेगा, बक्सा कहीं नहीं जाएगा। उसी हिसाब से मतलब बक्से पर जो नेट बल है, जो नेट बल लग रहा होगा बक्से पर, वो 0 होगा। इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, लेकिन तब भी बक्सा बीच में रुका है, यानी बक्से पर नेट बल 0 लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसी बिंदु पर तीव्रता इधर भी है, उधर भी है, दोनों साइड है, लेकिन बाह्य क्षेत्र में इस बिंदु पर तीव्रता, नेट तीव्रता अगर मैं बात करूं तो नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी? P पर नेट तीव्रता, नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा? E बराबर आएगा 0, E बराबर 0 हो जाएगा। ये आपका पहला नंबर हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है? दूसरे प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बताइए। दूसरे प्लेट का, ये दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट, इसका कोई बाह्य क्षेत्र में यहाँ ले लीजिए, कोई बिंदु Q ले लीजिए। चलिए Q ले लिया। अब पहली प्लेट के कारण, चूंकि पहली प्लेट पॉजिटिव है, पहली प्लेट क्या है? पॉजिटिव है, और पॉजिटिव प्लेट के कारण अगर इस बिंदु पर तीव्रता निकालिएगा तो बाहर की तरफ आएगा। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालिए तो बाहर, और पहली प्लेट है तो E1 तीव्रता लिख देंगे। पहली प्लेट के कारण तीव्रता E1 बाहर की तरफ। अब ये नेगेटिव है बेटा, ये माइनस प्लेट है, माइनस प्लेट के कारण इस बिंदु पर तीव्रता बताइए किधर होगा? भीतर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। दूसरी प्लेट है तो हम इसको E2 बोल देंगे तीव्रता इसके कारण। अब फिर से वही हालत हो गया, E1 का वैल्यू जो पहली प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी वाली प्लेट के कारण तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक बाहर एक अंदर। नेट तीव्रता बताओ कितना हो जाएगा बिंदु Q पर? बिंदु Q पर माने दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है, बताओ तीव्रता कितना हो जाएगा? तो दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में भी तीव्रता कितना हो जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, नेट तीव्रता 0 आ जाएगा। तो पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर भी 0। अब चलिए निकालते हैं दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में तीव्रता दिखा रही है, कह रहा है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो एक प्लेट बना दीजिए बेटा ऐसे, एक प्लेट हमने ऐसे बना दिया, दूसरा प्लेट ऐसे बना दिया, दूसरा प्लेट देखिए ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। एक हमारा प्लस है, एक हमारा प्लस है और दूसरा माइनस है। इनके बीच में कहीं पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो प्लस वाली प्लेट जो हमारी पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, प्लस वाली प्लेट के कारण जरा तीव्रता बताइए कितना होगा? प्लस प्लेट के कारण तीव्रता इस बिंदु पर, प्लेटों के बीच का बिंदु है कोई बिंदु, चलिए हमने मान लिया R, बिंदु R मान लिया, प्लेटों के बीच कोई बिंदु, बिंदु P R लिया। अब बताइए यहाँ पे तीव्रता, नेट तीव्रता कितना होगा दोनों प्लेटों के कारण? पहली वाली प्लेट के कारण तीव्रता होगा, चूंकि प्लस है तो प्लस के कारण तीव्रता बाहर की तरफ हो जाएगा, और इसे हम E1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E1 लिखेंगे। चलिए सर, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर जरा माइनस वाली प्लेट के कारण तीव्रता बता दीजिए। माइनस वाली प्लेट के कारण तीव्रता क्या बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? आपका जवाब होगा सर अंदर की तरफ होगा। तो इसके कारण तीव्रता जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, यानी इसके कारण भी तीव्रता E2 जो होगा वो अंदर की तरफ ही होगा। दोनों एक ही दिशा में हो गए, दोनों एक ही दिशा में हो गए। प्लस वाली प्लेट के कारण तीव्रता R बिंदु पर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सॉरी प्लस से बाहर की तरफ। माइनस वाली प्लेट के कारण जो तीव्रता आएगी इस बिंदु पर E2, वो भी किधर होगी? वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि माइनस के कारण अंदर की तरफ तीव्रता और प्लस के कारण तीव्रता बाहर की तरफ होता है, याद रखिएगा। अब बताइए बिंदु R पर नेट तीव्रता बताइए, नेट तीव्रता R पर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच R पर नेट तीव्रता बताइए, प्लेटों के बीच। अगर आप तीव्रता की बात करिएगा तो तीव्रता जो आएगी R का वैल्यू, R पर, सॉरी R पर ER लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाते हैं। आपको ये बात पता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जुड़ जाएंगे नेट तीव्रता जब निकालेंगे। आप ऐसे समझिए ना, एक बक्सा है, इस बक्से पर एक इंसान 4 न्यूटन का बल इधर लगाता है, उसी बक्से पर दूसरा इंसान आके 5 न्यूटन का बल इधर लगा देता है। बक्से पर बताइए नेट बल कितना लग रहा है? नेट बल कितना लग रहा है? आपका आंसर होगा सर 9 न्यूटन का ना। उसी प्रकार से इस बिंदु पर अगर नेट तीव्रता की बात करी जाए तो नेट तीव्रता कितनी हो जाएगी? E1 और E2 दोनों को जोड़ देंगे, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E1 के कारण और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E2 के कारण, दोनों जुड़ जाएगा। 2 एप्सिलॉन नॉट इसका एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों, सिग्मा प्लस सिग्मा ऊपर आ जाएगा, एंड सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा हो जाता है, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कट के सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो प्लेटों के बीच जो तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। चलिए सर ये बातें समझ गए। अब आगे थोड़ा सा इसमें देखिए, कुछ चीजें दी थी, कह रहा है कि सिग्मा का वैल्यू तो हमने दे रखा है, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है तो क्या ई का वैल्यू निकाल सकते हैं? सिग्मा का वैल्यू आपको दे रखा है, तो जब सिग्मा का वैल्यू हमें दे रखा है तब तो हम ई का वैल्यू निकाले ना सकते हैं। सिग्मा का वैल्यू देखिए कितना दिया है, सिग्मा का वैल्यू दिया है 17.0 इंटू 10 की पावर -20, लिखा है 17.0 या 17 लिख लीजिए, 10 की घाते कितना दिया है? माइनस का 22 दिया है, माइनस का 22 दिया है। सिग्मा का वैल्यू हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 द पावर -12,
इतना होता है। क्या आप इन दोनों को हल कर सकते हैं? 8.85 से 17 को डिवाइड कर दीजिए, 17 लिखिए, 8.85 को डिवाइड करिए और फिर 10 की घाते -12 है ना, और -12 ऊपर जाएगा +12 बन जाएगा, और -22 + 12, -22 + 12 जो होता है वो वास्तव में कितना हो जाएगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि -22 है, नीचे वाला -12 ऊपर गया +12 बन गया, तो -22 और +12 जो होता है वो वास्तव में -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना जी। तो चलिए यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, और सॉल्व करके मुझे बताइए ई का वैल्यू कितना होगा, प्लेटों के बीच की तीव्रता आएगी कितनी, ठीक है। चलिए सर, अब आता है आपका चैप्टर 2। क्या आता है? चैप्टर 2 आता है प्यारे बच्चों। यहाँ से चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट हो गए। चैप्टर 1 आपके न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट हो गए हैं, एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल छोड़ा नहीं, सब कुछ करा दिया है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर समझ में आ रही हैं चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो यकीन मानो बिहार बोर्ड में आपको पूरे बोर्ड लेवल पर ऐसी सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है चीज़ें। शेयर करो सबको, दोस्तों को शेयर करो बेटा, आपके लिए मेहनत बहुत करते हैं हम लोग, बहुत मेहनत करते हैं। शेयर कर दो दबा के, ठीक है, सबको शेयर करो। चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5 × 10 की घाते -8 कूलम और -3 × 10 की घाते -8 कूलम पर के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव शून्य लीजिए। तो चलिए हम दो आवेश को बना लेते हैं, इस तरीके से हम दो रेखा को बना लेते हैं। पहले एक रेखा खींच लीजिए, ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, ऐसे एक रेखा खींच लीजिए, ठीक है सर, खींच लिया रेखा। उसके बाद इस सिरे पर एक आवेश रख दीजिए और इस सिरे पर एक आवेश रख दीजिए, दो आवेश रख दीजिए बेटा, दो आवेश एक दोनों सिरे पर रख दीजिए। एक सिरे पर रखिए 5 × 10 की घाते -8, 5 × 10 की घाते -8 कूलम एक सिरे पर रखिए, और दूसरे सिरे पर रखिए -3 × 10 की घाते -8 कूलम, ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। सर समझ गया, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई एक बिंदु ले लें, बिंदु P, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, कहीं पर भी एक बिंदु मान लीजिए, कोई एक बिंदु P, जहां पर आप कह दीजिए कि नेट तीव्रता नेट विभव 0 है। इस बिंदु P पर नेट विभव 0 हो जाएगा, हम ये मान रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इसके कारण जो भी विभव होगा, उसके कारण जो भी विभव होगा, दोनों विभव को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल जो विभव होगा उस बिंदु पर 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालते हैं, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ के देखते हैं कि नेट विभव 0 आता है तो फिर क्या निकल के आएगा, फाइनल क्या निकल के चला आएगा। आवेश से दूरी पता कर लेते हैं। चलिए देखिए, इस आवेश से हम दूरी मान लेते हैं कि x दूरी पर ये बिंदु है, हमें दूरी थोड़ी ना पता है। हमें क्या इस आवेश से बिंदु की दूरी पता है? नहीं पता, हमें बस ये पता है कि दोनों के बीच की दूरी 16 है। नहीं, दूरी तो नहीं पता ना बीच में, इनके बीच की, तो हमने x दूरी मान लिया। अब बताइए, अगर इतना x हो गया तो बचा हुआ दूरी कितना आएगा? पूरा 16 है, इतना x हो गया तो बचा हुआ दूरी 16 - x नहीं हो जाएगा? 16 - x नहीं हो जाएगा? पूरा 16, इतना x, तो बचा हुआ दूरी 16 - x, है ना। विभव का फॉर्मूला पता है, अगर कोई भी आवेश होता है, उस आवेश से r दूरी पर अगर आपको विभव निकालना होता है, आवेश क्यों है, इससे r दूरी पर विभव निकालना होता है, तो विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ भी तो एक आवेश दिया है ना, इससे x दूरी पर विभव पूछ रहा है, यहाँ भी तो एक आवेश है, क्यों, इससे x दूरी पर विभव पूछ रहा है। तो बताइए इस बिंदु P पर, इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव बताइए, तो आप V1 बोलिएगा, क्योंकि आप पहले वाले इस वाले आवेश के कारण, या V1 या VA बोल दीजिए। चलिए इसको A बोल देते हैं, इसको B बिंदु बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे VA बोल देते हैं भैया, इस वाले आवेश के कारण, ठीक है। VA बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10 की घाते 9, ठीक है सर। क्यों आवेश, आवेश क्या रखोगे बेटा? ये आवेश रखोगे, कितना आवेश है? 5 × 10 की घाते -8, ठीक है सर। दूरी कितनी रखोगे? दूरी रखोगे बेटवा x रखोगे, x रख दो, ठीक है सर, समझ गए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आप VB निकाल लो बेटा, इसी प्रकार से आप VB निकाल लो। VB कितना, मतलब इस वाले आवेश के कारण बताओ इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा। इस वाले आवेश के कारण जब इस बिंदु पर विभव निकालोगे तो फिर वही फॉर्मूला 1/4πε0 कितना हो जाएगा? 9 × 10 की घाते 9, ठीक है सर, समझ गए। इनटू में ऊपर रखोगे आवेश, नीचे रखोगे दूरी। आवेश कितना है बेटा? आवेश है -3 × 10 की घाते -8 बटे में दूरी कितनी है यहाँ से इस आवेश से इस बिंदु P की? 16 - x दूरी है। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत? क्योंकि आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आ जाएगा फिर, अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है। इस स्थिति में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब भैया दो मेरे पास आ गए, दोनों के कारण नेट विभव उस बिंदु पर 0 है,
तो हम दोनों के कारण नेट विभव V बराबर हम कर रहे हैं 0। ये नेट विभव है दोनों के कारण 0, माने दोनों का अगर जोड़ दे VA और VB तो हमारा कितना आएगा बेटा 0 आएगा। प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पे बिंदु P पर विभव 0 हो जाएगा। तो VA का वैल्यू कितना दिया है, VA का वैल्यू दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना दिया है, कितना आया है जी 5 × 10⁻⁸/x रख दो, सॉरी इसका मान हमने रख दिया था ना, तो कितना रखा था 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू में 5 × 10⁻⁸ और बटे में रख दिया x, ये रख दिया, प्लस VB का वैल्यू भी रख दीजिए, VB का वैल्यू भी रख दीजिए। देखिए ये -3 है ना, माइनस है ना, माइनस को अगर मैं गुणा कर दूंगा ना, गुणा कर दूंगा तो माइनस आगे आ जाएगा, गुणे में है ना, गुणे में जब भी माइनस होता है बेटा उसे हम आगे लिखते हैं, याद रखो बस, गुणे में जो भी अंदर माइनस होगा तो आएगा, आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा प्लस, तो ये वाला प्लस रहेगा ही, ये वाला प्लस है ये है, लेकिन फिर आप माइनस लिखोगे, माइनस कितना लिखोगे 9 × 10⁻9 है, 9 × 10⁻9 है, लेकिन इंटू में जो ये आपका 3 आया है ना, 3 गुणे कितना है 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸, ये ऐसे, अब बटे में नीचे दूरी कितना है 16 - x, और इनका जो नेट विभव आया है वो 0 आया। आपको समझ में आया, -3 का जो माइनस साइन था उसको हमने आगे करके लिख दिया, गुणा में था तो हमने आगे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब तो वैसे ही है, ठीक है। चलिए सर अब आगे देखिए, प्लस माइनस ये बेटवा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो, ये पूरा इधर माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इस साइड बचेगा सिर्फ इतना 9 × 10⁻9 इंटू में 5 × 10⁻⁸। बेटा इसको अभी सॉल्व वॉल्व कुछ मत करना, ऐसे ही रखा रहने दो, बराबर ये पूरा माइनस में था, इधर उधर जाएगा बेटा सब प्लस हो जाएगा, 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 0 के साथ कुछ प्लस होगा तो उतना ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा उधर जाएगा तो 9 × 10⁻9 बन जाएगा, गुणे में 3 × 10⁻⁸ बन जाएगा, बटे में 16 - x रह जाएगा। चलिए सर इतना समझ में आ गया सब बच्चों को, आगे देखते जाइए ध्यान से क्या क्या चीज़ें होंगी, आगे देखते जाइए क्या क्या चीज़ें कटेंगी, कुछ कटेंगी सर, कटेगा 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कट जाएगा, और कुछ कटेगा 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट जाएगा, कितना बचेगा 5/x, इधर क्या बचेगा 3/16 - x, तो लिख लीजिए सर इसे, इधर बचेगा 5/x, इधर बचेगा 3/16 - x, ये बचेगा, सभी बच्चों को पता है। चलिए सर अब इसे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, जब सॉल्व करोगे 3 से x गुणा हो जाएगा, 3x, इसको इससे गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 16 - x बराबर इधर कितना हो जाएगा बेटा 3x, ऐसे हो जाएगा, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80 ही होगा ना, 5 6 या 30, 5 5 5 6 7 8, ठीक है 16 पंचे हमारा 80 हो जाएगा। अब आगे देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा, अब 5x उधर चला जाएगा बेटा 5 6 7 8, 8x हो जाएगा, 80 बराबर 8 से 80 कट जाएगा बेटा 10, कितनी बार में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बार में कट जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को, इतना सब बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत कोई समस्या आई समझने में, जल्दी बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, कोई यहाँ पे किसी को कोई समस्या, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हो, आसान था सब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, एक 16 - x रखा, एक x रखा, 5/16 - x हो गया, 5/16 - x हो गया, क्या हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक दूरी x ले लिया था, यहाँ से यहाँ तक दूरी 16 - x ले लिया था, ठीक है। तो 5 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर आ जाएगा बेटा, 5 कूलम आवेश से, 5 कूलम आवेश से कितनी दूरी पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर आया है, x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर आया है, तो आप आंसर क्या लिखोगे 5 कूलम आवेश से, 5 कूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा 0 होगा, वैद्युत विभव 0 होगा। ऐसे आप आंसर को अपने कंप्लीट करोगे, ऐसे आप आंसर को अपने कंप्लीट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया डन आपका सबका बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षटभुज है बेटा, षटभुज जब ऐसे बनता है ना, षटभुज देखिए कैसे बनता है, षटभुज आपका ऐसे बनता है, ऐसे 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 करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये बन गया आपका षटभुज। षटभुज यानी 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला। तो सम माने बराबर बराबर, सम माने क्या होता है बराबर,
षटभुज माने 6 भुजा, 6 भुजा, ठीक है। तो बराबर बराबर 6 भुजा वाला ऐसे हमने बना लिया। आगे ये क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। तो 5 माइक्रोकूलम का आवेश यहाँ पे रख दो, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब जगह क्या क्या रख दिया बेटा, 5 माइक्रोकूलम के आवेश सब जगह हमने रख दिए। यहाँ पे भी 5 माइक्रोकूलम, 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 यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम, सब जगह 5 माइक्रोकूलम के आवेश रख दिया। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, सारी की सारी 10 है ना। बराबर भुजा माने क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर सबकी बराबर बराबर है, सारी बराबर है। ये भी 10 है, 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 सारी की सारी 10 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। आगे ये क्या कह रहा है, सबके सब 5 माइक्रोकूलम आवेश भी रखा हुआ है सब पर बराबर बराबर। तो चलिए फिर हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे हम ना चीज़ों को रख देते हैं। थोड़ा सा इसको मिला दीजिए, इसको थोड़ा मिलाइए, आप इसको थोड़ा सा मिलाइए। चलिए सर मिला दिया, इसको मिला दिया। अब इसको भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए सर, इसको भी मिला दिया। अब एक सेकेंड, इसको मिला दिया। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है सर, मिला दिया। जब तीनों को मिला दिया तो तीनों ने काटा कहाँ पे, तीनों ने काटा कहाँ पे, इस पॉइंट पर तीनों ने काटा। ये पॉइंट पी है बेटा, इस पॉइंट पर तीनों ने काटा, इस पॉइंट पर तीनों ने काटा। अब जब इस पॉइंट पर तीनों ने काटा प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। केंद्र पर कह रहा है कितना विभव होगा मुझे बताइए, केंद्र पर पूछ रहा है मेरा विभव कितना होगा मुझे बताइए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है प्यारे बच्चों। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा, ये 10 सेंटीमीटर भुजा होगा, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगा ना, ये वाला 5 माइक्रोकूलम से इसका केंद्र तक का जो बीच का जो दूरी है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र पर विभव निकालो। कोई भी एक 5 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पर केंद्र पर विभव निकाल लो। इसके कारण भी यहाँ पर ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसके कारण भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव उतना ही आएगा। इस 5 के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव उतना ही आएगा, इस 5 के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव इतना ही आएगा, इस 5 के कारण इतना ही आएगा, इस 5 के कारण इतना ही आएगा। एक 5 आवेश के कारण, 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर दूरी पर केंद्र पर विभव निकाल लो। आपको पता है कि अगर कोई भी क्यू आवेश होता है, इस क्यू आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु पी पर विभव निकालना होता है, तो हम विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब मेरे पास क्यू है और दूरी है, आवेश है और दूरी है, निकाल नहीं लेंगे विभव, निकाल लेंगे विभव। मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे पहले एक आवेश के कारण निकाल देता हूँ, और फिर मेरे पास कितने आवेश हैं, 2 3 4 5 6, 6 आवेश है। 6 से गुणा कर देंगे तो पूरे आवेशों के कारण केंद्र पर आ जाएगा। पूरे आवेशों के कारण केंद्र पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक के कारण निकाल के 6 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आया। तो हम कुल विभव जब निकालेंगे, कुल विभव निकालना होगा, तो कुल विभव हम कैसे निकालेंगे बेटा, कुल विभव हम निकालेंगे एक आवेश के कारण जो भी विभव आएगा हम उसको 6 से गुणा कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r, ऐसे करके एक आवेश के कारण विभव को 6 से गुणा कर देंगे तो सारे आवेशों के कारण केंद्र पर विभव मिल जाएगा। अब q का वैल्यू मुझे पता है, r भी पता है। q का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, r दिया है 10 सेंटीमीटर। रख करके सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा, कुल विभव v बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। इसका मान तो 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा ना जी, इसका मान तो 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 हो जाएगा गुणे में। क्यों आवेश कितना दिया है, आवेश तो मुझे 5 माइक्रोकूलम दिया है, तो मैं क्यों की जगह रख दूंगा 5 माइक्रोकूलम, यानी 10 की घात -6 कूलम, बटे में विभव कितना दिया है, दूरी कितना दिया है r, दूरी कितना दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर दिया है। तो मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी रख दूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 10 की घात -2 कर दीजिए। आगे देखिए, थोड़ा सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, 5 छंगे 30, 5 6 जा 30, और 30 और 9 कितना हो गया, गुणा करके बताइए, सबको गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो गया, गुणे में ये 9 बचा है, तो नंबर 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 सारे नंबर गुणा हो गए, घाते गुणा करिए, 9 में से 6 निकल गया, 10 की घाते 3 बचा, तो गुणा करके लिख रहा हूँ 10 की घाते 9 में से 6 निकल गया, 10 की घाते 3 बचा, और प्लस का 3 बचा, ठीक है, 9 में से 6 निकला, 10 की घाते 3, बटे में क्या बचा 10, और 10 की घाते -2 था, नीचे ऊपर गया +2 बन गया, +2 बन गया, ऐसे -2 था नीचे ऊपर गया +2 बन गया। अब बताइए 0 से 0 काट दीजिए, 9 3 जा कितना हो गया, 9 9 3 27 हो गया, गुणे 10 की घाते कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। आप चाहो तो इसको 1 दशमलव पीछे शिफ्ट करके 2.7 × 10 की पावर 5 और 1 मिलकर के 6 हो जाएगा।
ये हो जाएगा मेरा वोल्टेज, विभव आ जाएगा तो इसका मात्रक लगा देना इतना वोल्ट। आसान है चीजें, काफी आसान है चीजें, बस आप इसको समझने का प्रयास करिए कैसे हो रहा है। ठीक है, विभव निकल गया पूरे षटभुज के कारण, पूरे षटभुज जितने थे सबके कारण विभव निकल गया। चलिए सर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदु ए और बी पर दो विभव, दो आवेश 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम रखे हैं, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसा है, इस तरीके से रखिए। यहाँ पे कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे एक आवेश है, एक आवेश यहाँ है बाबू, एक आवेश यहाँ है, दो आवेश है। एक आवेश दिया है 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम, और दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलम का। कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं पर, तो एक बिंदु ए मान लीजिए, दूसरा बिंदु बी मान लीजिए। ठीक है सर, रखे हैं 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब इनके बीच की दूरी हमने मान लिया पूरा 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर दूरी पर हमने मान लिया। आगे ये क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। कहां पर एक ऐसा बिंदु होगा, समविभव पृष्ठ जानते हैं, समविभव पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव समान हो। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करिए, कल्पना करिए जिसके इस बिंदु पर जो विभव है, मान लीजिए ये बिंदु ए है, इस बिंदु बी है, इस बिंदु पर विभव मान लीजिए कि 4 वोल्ट है, तो इस बिंदु पर विभव भी 4 वोल्ट होगा। इस पृष्ठ पर कहीं पर कोई भी बिंदु उठा लीजिए, इस पृष्ठ पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, उन बिंदुओं पर जो विभव है वो बराबर है, हर बिंदु पर विभव बराबर होगा। इसीलिए इस पृष्ठ को क्या नाम दिया जाता है, समविभव पृष्ठ नाम दिया जाता है, समविभव पृष्ठ नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों बिंदुओं का, समविभव पृष्ठ के कोई भी दो बिंदुओं का अगर मैं विभवांतर निकालूं, विभवांतर, तो बता सकते हो कितना आएगा। विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर। भैया ये भी 4 है, ये भी 4 है, इनका अंतर क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है बेटा 0 होता है। साथ ही साथ समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से कोई भी क्यू आवेश को ले जाऊं, कोई भी क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं, तो कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, कार्य भी 0 होता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता। नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है डन, वो 0 होता है, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, कोई भी एक आवेश क्यू को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। किसमें, समविभव पृष्ठ में। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए, समविभव पृष्ठ के हर बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बेटा वो पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, हमेशा याद रखिए। तो अगर समविभव पृष्ठ के आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो किसी बिंदु पर, तो हमेशा याद रखिए पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होती है। अगर ये पृष्ठ ऐसा है तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में बिल्कुल ऐसे लंब होगा, बिल्कुल ऐसे क्या होगी, लंब, ऐसे लंब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा लंबवत होती है पृष्ठ के। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो बेटा एक तरफ ए प्लस क्यू आवेश रखा है, दूसरी तरफ उतना ही माइनस है, एक तरफ 2 कूलम का प्लस रखा है, दूसरी तरफ -2 कूलम रखा हुआ है, -2 माइक्रोकूलम रखा है, एक तरफ +2 एक तरफ -2। इन दोनों के कारण जो मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट माने जो बीचों बीच वाला बिंदु होगा, 6 सेंटीमीटर का बीचों बीच बिंदु कितना होगा बेटा, 3 सेंटीमीटर, इधर से 3 और उधर से 3। जो 3 सेंटीमीटर का बिंदु होता है प्यारे बच्चों, उस 3 सेंटीमीटर के कारण, प्लस वाले के कारण जितना विभव प्लस में होगा उतना ही माइनस वाले के कारण विभव हो जाएगा, और नेट विभव यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई पृष्ठ लेंगे, तो कोई अगर पृष्ठ आप यहाँ पे खींचेंगे ना, कोई अगर आप ऐसा पृष्ठ खींचेंगे यहाँ पर इस मिड पॉइंट पे, इस बीचों बीच के बिंदु पे, तो इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जो विभव होगा बेटा वो 0 ही होगा, विभव समान होगा, 0 होगा। आगे क्या कह रहा है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब आप जान चुके हैं, इस पृष्ठ पर अगर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा लेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, 2 माइक्रोकूलम से बाहर की तरफ होगा, -2 माइक्रोकूलम की ओर होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की तरफ होगी, आप जान चुके हो। ठीक है, चलिए इसमें कुछ निकालना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ऐसे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते, इसमें सिर्फ दिशा पूछा है ना, सिर्फ दिशा क्या है, परिमाण तो पूछा ही नहीं है। परिमाण अगर पूछता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो कुछ निकाला भी जाता, इसके कारण तीव्रता देखते, इसके कारण तीव्रता देखते, और फिर हम लोग फॉर्मूला लगा देते, बल्कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में तीव्रता वाला। ठीक है, वो निकाल सकते थे, नहीं तो कुछ भी हम लोग यहाँ पे नेट तीव्रता निकाल देते, दोनों के कारण तीव्रता निकाल के। लेकिन हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ वो दिशा पूछ रखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन दिस सरफेस, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 7 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। गोले के अंदर इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित। गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लोकेटेड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर पे 18 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये पूछ रहा है हमसे। आसान है क्वेश्चन, काफी आसान है। कैसे सर आसान है? चलो मैं करके दिखाता हूँ आसान कैसे है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। भैया एक गोला खींच लिया, क्या कर लिया? एक गोला खींच लिया, एक गोला खींच लिया। अब इस गोले की खासियत पता है आपको? गोले की खासियत पता है? गोले की जो त्रिज्या है वो छोटा आर है, और गोले के बाहर कोई एक बिंदु ले लूं, बिंदु कैपिटल आर ना, कैपिटल आर, वो बड़ा है। आप जान रहे हो ना, यहां से यहां तक की दूरी तो बड़ी होगी, यहां से यहां तक की दूरी छोटी होगी, माने कैपिटल आर ज्यादा बड़ा होगा, स्मॉल आर छोटा होगा, है ना। गोले के बाहर कोई बिंदु लोगे तो वो बड़ा होगा, गोले के अंदर मतलब गोले के अंदर तो छोटा ही होगा, गोला की त्रिज्या छोटी होगी। चलिए सर, अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब मुझे क्या दे दिया बेटा? ये छोटे आर की वैल्यू दिया है। छोटे आर की वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है सर। बड़ा आर कितना दिया है सर? बड़ा आर क्या कह रहा है? गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित, केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित। तो ये भी तो मुझे दिया है, कैपिटल आर भी तो दिया है, 18 सेंटीमीटर भी तो दिया है। चलिए सर, दोनों चीजें तो दी हैं मुझे। आगे क्या दे रखा है? कह रहा है कि इस पृष्ठ पर इतना कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर आवेश भी फैला है। कितना आवेश है बेटा? क्यू का वैल्यू कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 द पावर -7 कूलम का इस पे ऊपर आवेश फैला हुआ है। 1.6 इंटू 10 द पावर -7 कूलम का इसके ऊपर आवेश फैला है। चलो सर, तो अगर मुझे पहले क्या कह रहा है? गोले के अंदर तीव्रता बताइए, गोले के अंदर तीव्रता बताइए। तो मैं आपको बता दूं बाबू, ध्यान से सुनना, गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या जीरो होती है, जीरो होती है। अगर आप इस चालक गोला लेते हो, चालक गोला, और इसको आप आवेश देते हो बाहर से क्यों आवेश देते हो, तो इसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट तीव्रता याद रखिए शून्य होती है। गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ पर है ना सारा आवेश, अंदर तो कोई आवेश घिर नहीं रहा, तो तीव्रता जीरो होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसकी त्रिज्या मतलब गोले के पृष्ठ पर निकालूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, यहां पे अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए तीन दूसरे पॉइंट में कह रहा है गोले के ठीक बाहर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड मतलब पता है आपको क्या होता है? जस्ट आउटसाइड मतलब कि गोले के पृष्ठ पर बताइए, गोले के जस्ट पृष्ठ पर बताइए थोड़ा सा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो सारा आवेश गोले को आपने दिया है, जो सारा आवेश गोले को दिया है, सारा आवेश ना गोले के केंद्र पर स्थित है। हम ऐसा मानते हैं कि सारा आवेश गोले के केंद्र पर स्थित है, माने क्यों आवेश यहां बैठा है। अगर ये सारा आवेश गोले के केंद्र पर हम स्थित मान लेते हैं, तो फिर इससे r दूरी पर यहां पर तीव्रता क्या निकालना दिक्कत हो जाएगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यों आवेश से r दूरी पर तीव्रता निकालने का फॉर्मूला पता होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि सारा का सारा आवेश केंद्रवा पे बैठा हुआ है, क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, चालक गोला है, चालक गोला है, मान सकते हैं कि सारा का सारा आवेश कहाँ है? द्रव्यमान केंद्र यानी कि गोले का जो केंद्र है उस पर सेंटर पर बैठा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्यू का वैल्यू तो हमें दिया है प्रश्न में, कितना दिया है क्यू का वैल्यू? 1.6 इंटू 10 द पावर -7 रख देंगे, 1.6 इंटू 10 द पावर -7 रख दिया, बटे में आर का स्क्वायर है, यानी दूरी जो है उसका स्क्वायर। दूरी क्या मुझे दिया है? छोटा वाला आर त्रिज्या, छोटा वाला आर त्रिज्या दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ रख दीजिए, 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, गुणे 10 की घात जो -2, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलिए, 12 में जो सेंटीमीटर था उसको मीटर में बदलिए 10 की घात -2 करके, फिर उसका स्क्वायर भी करिए, उसका स्क्वायर करिए। 12 के स्क्वायर आप सभी जानते हैं 144 हो जाएगा। तो E1 बराबर निकालिए 9 गुणे, इसको गुणा कर लीजिए, 9 को 1.6 से गुणा कर लीजिए और बटे में 12 का स्क्वायर करिए, 144 हो जाएगा। गुणे में 9 + 9 है और -7 है, 10 की घाते +9 -7, 9 में से 7 निकल गया, 10 की घाते 3 बचा, बटे में -4 बन गया ना, -2 -2 इंटू 2 2 4, -4 ऊपर चला गया, +4 बन गया बेटा, 4 3 7 हो गया, -4 ऊपर गया ना, -4 ऊपर गया, +4 बन गया, 4 3 7 बन जाएगा। ये -4 आ गया, -4, अभी -4 ऊपर गया तो +4 बन जाएगा, 4 3 7। तो ये बन जाएगा हमारा 10 की घाते 7, कितना हो जाएगा? 10 की घाते 7 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे,
इसको आप सॉल्व कर लोगे, 9 को 1.6 से गुणा करके 144 से भाग कर दोगे, दशमलव को फिर आपको पीछे और सरकाना पड़ेगा, सरका लोगे ना, 9 को 1.6 से गुणा करने पे 1.4144 से भाग करके अपना आप सॉल्व कर लोगे, दशमलव खसका भी लेना तो आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ये समझ गया, दूसरा पार्ट समझ गया। तीसरा पार्ट क्या है इसका? तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित। जब केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर लेते हैं ना बेटा, केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब गोले से बाहर अगर हम तीव्रता लेते हैं तो और आसान होता है। कैसे सर और आसान कैसे? आसान ऐसे होता है, तब हमें क्या करना होता है ना, तब हमें सिर्फ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। आवेश भी वही रहेगा, आवेश भी वही रहेगा, कितना रखा था? 1.6 × 10⁻⁷ आवेश तो यही रखा था ना गोले पर, 1.6 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁷, आवेश भी वही है, लेकिन दूरी बदल जाएगी। अब दूरी बदल जाएगी, अब स्मॉल आर दूरी नहीं रहेगी, आप त्रिज्या पे नहीं, पृष्ठ पे नहीं निकाल रहे, अब आप किस पे निकाल रहे हो? कैपिटल आर पे निकाल रहे हो, तो कैपिटल R²। दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? दूरी हो रही है 18 सेंटीमीटर, कितनी पर? 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित। 18 सेंटीमीटर दूरी पर ले रहे हो, दूरी बाहर ले रहे हो, तो आप यहाँ पे दूरी को 18 कर दीजिएगा बस। 18 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करके अब आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अब मेरी जरूरत नहीं है इसके आगे सॉल्व करने की, जरूरत है क्या गुणा भाग करने की? नहीं है ना, कर लोगे गुणा भाग, कोशिश किया करो करने की। कोशिश नहीं करोगे गुणा भाग तो कैसे कर पाओगे एग्जाम में? हमेशा कोशिश करिए चीज़ों को अच्छा बनाने की, गुणा भाग करने की ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? चलिए तो ये आप कर लेना, कोशिश करना आगे करने की। चलिए आगे देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता दिया हुआ है 5 पिकोफैरेड। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र। तो एक समांतर पट्टिका संधारित्र इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से एक समांतर पट्टिका संधारित्र बनाइए, ऐसे करिए और एक ऐसे संधारित्र बनाइए, एक ऐसे संधारित्र बनाइए। दो संधारित्र हमारे हैं समांतर पट्टिका संधारित्र, एक ऐसे एक ऐसे। ये दोनों समझ में आ रहे हैं मेरे? समांतर पट्टिका संधारित्र समझ में आ रहे हैं। कह रहा है पट्टिका के बीच वायु है, इसके बीच में वायु है बेटा, अभी गैप है, इसके बीच में गैप है। ये एक प्लस प्लेट होगी, दूसरी माइनस प्लेट होगी, और इसके बीच की दूरी d होती है बेटा, और इसका जो प्लेटों का क्षेत्रफल होता है वो a होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे क्या कह रहा है? इसके प्लेट के बीच जब वायु है ना, तो धारिता इसकी 8 पिकोफैरेड है। वायु है तो धारिता 8 पिकोफैरेड है, और आप जानते हैं वायु संधारित्र की धारिता को हम C0 से दिखाते हैं। वायु संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में वायु हो भरी हो तो हम C0 से दर्शाते हैं इसकी धारिता, और वो होता है A × ε0/d। फॉर्मूला ये होता है, और इसका वैल्यू हमें दिया है 8 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड। आप सभी जानते हैं पिकोफैरेड को हम अगर फैरेड में चेंज करें तो कितना होगा? पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करते हैं 10⁻⁻12 से गुणा करना होता है, कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻12 से गुणा कर दिया, फैरेड में चेंज हो गया। ये हमें किसका वैल्यू दिया है? A × ε0/d का वैल्यू दिया है, ये दिया है बेटा। अब आगे ये क्या कहता है? कहता है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, जो हमारी प्लेटों के बीच की पट्टिकाएं हैं ना, इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, माने अभी दूरी d है, अब इसको घटा के d/2 कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर दिया जाए, माने ये प्लेट है, ये प्लेट है बेटा, दो प्लेटें हैं, अब इनके बीच की जो दूरी पहले d हुआ करती थी, अब ये दूरी d घट के d/2 हो गई। दूरी घट गई ना, प्लेटों के बीच की दूरी को हमने घटा के d/2 कर दिया। क्या कह रहा है? प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, एंड द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन देम, और इनके स्पेस के जो बीच का स्पेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है 6 का एक मटेरियल भर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द इट्स कैपेसिटेंस? इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो अगर इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ, 6 परावैद्युत पदार्थ का एक परावैद्युतांक भी भर दिया जाए, एक परावैद्युतांक भर दिया जाए, k = 6 का एक मटेरियल भर दिया जाए, तो जो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इनकी जो धारिता हो जाएगी प्यारे बच्चों, इनकी जो धारिता होगी वो धारिता C बराबर हो जाएगी Ka∈0 दूरी, d होता है दूरी, लेकिन अब दूरी आप d नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि अब दूरी आपकी d/2 हो चुकी है, तो यहाँ पे जो d लिखते हैं वो d/2 हो जाएगी दूरी, 2 घूम के ऊपर चला जाएगा। और k का वैल्यू कितना रखे हो बेटा? 6 परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक भरे हो, k का वैल्यू 6 रखो, इनटू में A∈0, और जो d/2 है 2 घूम के ऊपर चला गया तो ये भी 2 ऐसे लिखती है ऊपर, नीचे बैठा हुआ है d। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 इंटू में A∈0/d, ये हो गया। अब A∈0/d कितना हो जाएगा बताइए? A∈0/d कितना हो जाएगा? आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, A∈0/d 8 × 10⁻12 हो जाएगा।
8 गुणे 10 की घाते -12 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 12 गुणे में 8 गुणे 10 की घाते -12 हो जाएगा। 12 8 जा 96, 96 गुणे 10 की घाते -12, ये हमारा आ जाएगा बेटा फैरेड में, ये फैरेड में आएगा धारिता। लेकिन अगर आप इसे फैरेड में चेंज नहीं करोगे तो वापस से 96 पिको फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। 96 पिको फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। 96 पिको फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है, इंपॉर्टेंट था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लो सब बच्चे फटाफट। 96 पिको फैरेड आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की कुल धारिता बताइए। 3 संधारित्र हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए ऐसे करके। 3 संधारित्र हैं, इनको ऐसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। इसकी धारिता 9, इसकी धारिता 9, इसकी धारिता 9। 9 के 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं बेटा, तो कह रहा है संयोजन की कुल धारिता बताइए, तुल्य धारिता निकालिए। और तुल्य धारिता का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना होता है। तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, वो होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 3 संधारित्र जोड़ रखे हैं तो 3 बार हमने लगा दिया, और C1 का वैल्यू भी 9, C2 का भी 9 और C3 का भी वैल्यू 9, तीनों का 9 होता है, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होता है। आपका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। 9 आपने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 3। 9 एलसीएम लिया, 1 1 1 3 जुड़ गया 1/c, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कितना हो गया 1/c बराबर 1/3। 1/c बराबर 1/3, तो यहाँ पे c बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा कर लीजिए, c बराबर 3 आ जाएगा। c बराबर 3 माइक्रोफैरेड और 3 पिकोफैरेड में दिया है हमारा आंसर। देखिए पिकोफैरेड में दिया है, तो आंसर आप पिकोफैरेड में निकालिएगा, 3 पिकोफैरेड। 3 पिकोफैरेड आपका आया है किसकी, संयोजन की तुल्य धारिता। आगे क्या कह रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, इसको एक सप्लाई से कनेक्शन कर दिया जाए। देखिए इसको एक सप्लाई से ऐसे कनेक्शन मार दिया, ऐसे कनेक्शन कर दिया एक सप्लाई से, और सप्लाई कितने की 120 वोल्ट की है, वोल्टेज के दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया हुआ है। कह रहा है बताइए कि प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। आपको पता है जब श्रेणी क्रम में विभवांतर का बंटवारा होता है, इसको अगर आप किसी सप्लाई से जोड़ देंगे 120 वोल्ट की, तो कुछ वोल्टेज यहां बढ़ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहां, कुछ वोल्टेज यहां बढ़ जाएगा। वोल्टेज का बंटवारा होगा हर एक संधारित्र पे अलग अलग, लेकिन यहां पर जो संधारित्र दिए गए हैं वो सबकी धारिता सेम है, सबकी धारिता सेम है प्यारे बच्चों, तो सब पर जो है बराबर बराबर ही वोल्ट बटेगा। माने इसका अगर 120 वोल्ट है तो 120 वोल्ट का बराबर बराबर 3 हिस्सा कर दीजिए, तीनों के सिरों पर बढ़ जाएगा। 120 को बराबर बराबर बांटेंगे 3 भाग में तो कितना होगा, 3 4 जा 12, यानी 40 वोल्ट इसके सिरों पर आएगा। 40 वोल्ट यहाँ बटेगा, 40 वोल्ट यहाँ बटेगा और 40 वोल्ट यहाँ बटेगा बेटा, बस यही होगा, यही होगा। 40 40 40 तीनों के सिरों पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो बराबर बराबर बटेगा, हर एक संधारित्र पर 40 वोल्ट का विभवांतर बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम मतलब होता है समांतर क्रम, क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम आप सभी जानते हैं, बहुत आसान है। समांतर क्रम मतलब कि कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसे के बाद ऐसा जुड़ा हुआ है, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरीके से जुड़े हुए हैं 3 संधारित्र। एक जुड़ा हुआ है 2 पिकोफैरेड का, एक जुड़ा हुआ है 3 पिकोफैरेड का और एक जुड़ा हुआ है 4 पिकोफैरेड का। इस तरीके से तीनों जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट पर तीनों इस तरीके से जुड़े। आगे ही कहता है कि 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जुड़े हैं, संयोजन की कुल धारिता क्या है, कुल धारिता बताइए, टोटल धारिता बताइए। तो अगर आप कुल धारिता इसकी जानना चाहते हैं, कुल धारिता जानना चाहते हैं, तो कुल धारिता बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे कुल धारिता जो C बराबर आएगा, सबका जोड़ दीजिए, 2 3 5 और 5 4 9, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है ना। समांतर क्रम में फॉर्मूला ये होता है ना, बताइए। समांतर क्रम में अगर 3 संधारित्र है तो फॉर्मूला ये होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, इनका तो जो संयोजन का धारिता होता है, तुल्य धारिता होता है, वही फॉर्मूला है। तो 2 3 5 और 5 4 9, टोटल कितना हो जाएगा, 9 पिकोफैरेड, इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा C बराबर। ये तो पहला आंसर हो गया, संयोजन की कुल धारिता आपकी निकल गई 9 पिकोफैरेड। अब कह रहा है कि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, 100 वोल्ट के संभरण, यानी कि यहाँ पर एक वोल्टेज लगा दिया इस तरीके से, एक सप्लाई जोड़ दिया ऐसे करके, और ये 100 वोल्ट की सप्लाई है, 100 वोल्ट की सप्लाई से इसको आपने कनेक्शन कर दिया। आपको पता दूं मैं कि अगर आप इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्शन करिएगा तो चूंकि समांतर क्रम में ना वोल्टेज सेम रहता है, इसके सिरों पर भी 100 वोल्ट बटेगा, इसके सिरों पर बेटा 100 वोल्ट बटेगा, इसके सिरों पर 100 वोल्ट बटेगा, हर एक के सिरों पर 100 वोल्ट पहुंच जाएगा। अगर इसके सिरे पर 100 वोल्ट है और 2 पिकोफैरेड, बताइए इस संधारित्र पे कितना आवेश है। कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बताइए।
100 वोल्ट है, 2 पिको फैरेड है, आवेश बताइए। 100 वोल्ट 2 पिको फैरेड, इसमें बताइए कितना आवेश जाएगा। आप बता सकते हैं। सी अगर मैं बताऊं तो फॉर्मूला होता है आवेश का क्यू बराबर सी इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन चूंकि आप पहले वाले संधारित्र की बात कर रहे हैं, पहले संधारित्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें लिखिए Q1 और इसकी धारिता है C1, लेकिन वोल्टेज तो इसका 100 है, वोल्टेज इसका 100 है, इसका भी 100 है। तो वोल्टेज को हम C1 V1 V2 V3 नहीं करेंगे, तीनों के लिए V1 V2 V3 वोल्टेज नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों के लिए V1 V2 V3 सब सेम है। चाहो तो आप लिख दो V1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले के लिए अगर आप बात करोगे Q1 मतलब पहले वाले में कितना आवेश है, तो C1 का वैल्यू कितना दिया है बताइए। C1 मतलब पहले की धारिता कितना दिया है, 2 पिको फैरेड। पहले की धारिता C1 2 पिको फैरेड, पिको मतलब 10 की घाते -12 गुणे में वोल्टेज कितना दिया है बेटा 100, कितना हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा। 100 का 2 से गुणा कर दो 200, और -12 को ऐसे ही रखा रहने दो 10 की घाते -12। अगर आप इसको ऐसे रखा रहने दोगे तो Q1 का वैल्यू पता है आपको 200 पिको कूलम हो जाएगा, 200 पिको कूलम ऐसे लिखोगे, फिर 200 पिको कूलम हो जाएगा। ठीक है, गुणा ही तो करना है C1 को V1 से, है ना। अगर आपसे मैं कोई Q2 पूछ लूँ तो क्या आप डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो, डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो। 100 गुणे 3, 100 गुणे 3 300 पिको कूलम। Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 300 पिको कूलम। ठीक है सर। Q3 का वैल्यू बताइए, तीसरे संधारित्र पर आवेश बताइए, तीसरे संधारित्र पर आवेश बताइए, इस पर बताइए आवेश 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 यानी 400 पिको कूलम। तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा 400 पिको कूलम हो जाएगा। तो आसान है, ये तीनों आसान थे, बहुत आसान थे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले संधारित्र पट्टिका में, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल है इतना दिया हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर दी है, संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। अरे ये तो आसान है, संधारित्र की धारिता पूछ रहा है मुझसे, तो मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, सॉल्व लिखूंगा, हल लिखूंगा। आप जानते हैं संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला कितना होता है, धारिता का फॉर्मूला C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। धारिता का फॉर्मूला ये होता है, धारिता का फॉर्मूला ये होता है। तो मैं यहाँ पे मुझे क्या क्या दिया है, मुझे दिया है वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र में, मतलब यहाँ C0 लगा देना। ए का वैल्यू क्षेत्रफल का मान मुझे दिया है, ए का वैल्यू मुझे दिया है, कितना दिया है क्षेत्रफल सर, क्षेत्रफल दिया है 6 गुणे 10 की घाते -3 मीटर स्क्वायर, ये दिया है सर क्षेत्रफल। अच्छा, क्या डी दूरी भी दी है, डी दूरी भी दी है, कितना दिया है डी दूरी 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -3 से गुणा करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घाते -2 से गुणा करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, फैरेड पर मीटर। चलिए तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सी नॉट की वैल्यू तो भैया सी नॉट ही रहेगी, धारिता तो आप सी नॉट ही रखेंगे। अरे बाबू रुक जा, हाँ तो सी नॉट का वैल्यू सी नॉट। ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कितना, 6 गुणे 10 की घाते -3 रख दीजिए, 6 गुणे 10 की घाते -3 इंटू में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रख दीजिए, बटे में क्या रखेंगे डी, डी का वैल्यू कितना 3 गुणे 10 की घाते -3 रख दीजिए, 3 गुणे 10 की घाते -3। कुछ कटे पिटेगा, कुछ कटे पिटेगा, हाँ सर कुछ तो कटे पिटेगा, क्या कटेगा सर, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, -3 से -3 कट जाएगा, 8.85 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने में कितना दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना, तो गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16, 1 17, 17.70 कितना हो जाएगा जी 17.70 गुणा 10 की घाते -12, ये आ गया ना इतना फैरेड, इतना फैरेड आ गया संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता इतना फैरेड आ गया। तो आसान तो है ना जी, आसान तो है। आगे ये क्या कहता है कि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश बताइए। आगे तो मुझसे आवेश पूछ रहा है भाई, आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर C इंटू वी, Q बराबर C इंटू वी, तो गुणा कर दो बेटा, और क्या करेंगे फिर। आवेश जो होता है, आवेश के लिए फॉर्मूला अभी पीछे ही तो लिखे थे, Q बराबर C इंटू वी, धारिता गुणे वोल्टेज। तो धारिता तो मुझे दिया है ना, धारिता आ गई मेरी 17.70 गुणे 10 की घाते -12, 17.70 गुणे 10 की घाते कितना -12, और गुणे वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज मुझे दिया है 100 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 जीरो है ना, 2 जीरो +2 कर देंगे, 17.70 गुणे 10 की घाते +2 है -12 माइनस का 10 बचेगा, इतना कूलम का आवेश हो जाएगा, इतना कूलम का आवेश हो जाएगा बेटा, इतना कूलम का आवेश आ जाएगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास 2.8 में
क्वेश्चन पढ़िए सब बच्चे। कह रहा है कि अभ्यास 2.8 में जो हमारा आवेश है, अभ्यास 2.8 में जो हमारा आवेश है, संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर की मोटाई के अभ्रक की एक पतली चादर रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, वही संधारित्र की धारिता है, सब कुछ सेम है, धारिता सेम है, लेकिन बस इसके बीच में क्या रख दिया है, वायु नहीं है अब इसके बीच में। अब इसके बीच में क्या है बेटा, एक परावैद्युत पदार्थ का माध्यम रख दिया जाए। ठीक है, दी गई संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट 6 परावैद्युतांक की रख दी जाए। 3 मिलीमीटर मोटी परावैद्युत पट्टिका रख दी जा रही है, उसका परावैद्युतांक मुझे के बराबर दिया हुआ है 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ रख दिया जाए तो बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कितना हो जाएगा। पहले की धारिता मुझे पता है, पहले की धारिता मुझे पता है, अब धारिता में बदलाव आएगा कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है, धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, जितने उतने ही गुना धारिता बढ़ जाएगी। जितना आप परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक रखिएगा, जितने परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक रखिएगा, मान लो यहाँ पर 6 परावैद्युत पदार्थ का जैसे आपने रखा है, 6 परावैद्युतांक का रखा है परावैद्युत पदार्थ, कोई भी अगर 6 परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ रखिएगा तो पहले जितना इसकी धारिता थी अब 6 गुना हो जाएगी। पहले जो भी धारिता थी, मान लीजिए पहले इसकी धारिता 2 फैरेड थी, तो अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 6 परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद, प्लेटों के बीच में 6 परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद, 6 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद प्लेटों के बीच में अब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, अब से संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी बताइए, 6 गुना हो जाएगी। मैंने कहा 6 गुना, यानी 6 दूनी 12 फैरेड हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पता है पहले धारिता कितनी थी, 2.8 में मुझे धारिता दिया हुआ है। देखिए पहले इसकी धारिता मुझे पता है 17.70 × 10⁻12, मुझे पता है पहले इसकी धारिता इतनी थी 17.70 × 10⁻12। पहले वायु संधारित्र था जिसकी धारिता 17.70 × 10⁻12 फैरेड ये दिया हुआ है। अब इसकी धारिता जो C होगी वो 6 गुना हो जाएगी पहले वाली से, वायु संधारित्र का 6 गुना हो जाएगी। KC0 होता है फॉर्मूला, C बराबर KC0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, 6 गुणे में C0 की वैल्यू कितना दिया, 17.790 गुणे में 10⁻12 फैरेड। बताइए अब कितना हो जाएगा, 17.7 से 6 को गुणा कर लो बेटा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर, यहाँ पे 6 का वैल्यू आ जाएगा। मैं चाहूँ तो गुणा कर दूँ, मैं गुणा कर देता हूँ फिर, चलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं गुणा कर दूँ तो मैं गुणा कर देता हूँ। 1.062 × 10⁻−10 1.062 × 10⁻। अब यहाँ पे देखिए जब इससे गुणा करिएगा ना तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट पीछे करना पड़ेगा, इसलिए आपका ये -10 बन जाएगा, ये -10 फैरेड बन जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी धारिता, इतनी आ जाएगी बेटा। वैसे ही अगर आप एक डिजिट और पीछे करोगे, यहाँ पे 1.77 करोगे तो यहाँ पे 10⁻11 बनना पड़ेगा। इसको गुणा करोगे तो और आपको एक डिजिट पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 1.062 × 10⁻10 फैरेड आपका आंसर आएगा धारिता। आगे क्या कह रहा है, विभव संभरण से जुड़ा ही रहे। अगर आप इसको मतलब सप्लाई से जोड़ ही रखे हो, प्लेटों के बीच में आपने धारिता रखी हुई है, प्लेटों के बीच में 6 धारिता रखा हुआ है, अगर आप इसको सप्लाई से जोड़ ही रखे हुए हो, सप्लाई से जोड़ ही रखे हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो जाएगा बताइए। अगर आप इसे सप्लाई से जोड़ ही रखे होगे तो इसका क्या चेंज होगा, इसके बीच में जो आवेश है ना बेटा, जो आवेश है संचय का, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा सर आवेश, पहले इसका आवेश कुछ था, लेकिन अब इसका परावैद्युत पदार्थ रख दिए हो, इसकी धारिता बढ़ गई, यानी आवेशों को धारण करने की क्षमता बढ़ गई। तो पहले जो इसके अंदर आवेश था, जो आपने निकाला था ये वाला आवेश, अब इसके अंदर उतना आवेश नहीं रहेगा, अब इसमें और आवेश आ जाएगा, और आवेश अब इसके अंदर संचित हो जाएगा। अब नया आवेश कितना संचित हो जाएगा धारिता बढ़ने के बाद, धारिता देखो इसकी बढ़ गई है, धारिता बढ़ने के बाद अब इसमें कितना आवेश हो जाएगा, तो आवेश बराबर कितना हो जाएगा, पट्टिका रखने पर जो आवेश आएगा Q डैश, वो कितना हो जाएगा, C जो अब नया आया है इंटू में V। C का वैल्यू अब कितना हो गया बेटा, C का वैल्यू हो गया 1.062 × 10⁻10 1.062 × 10⁻10 हो जाएगा। इंटू में वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ था, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट था, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट था, 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट था ना 2.8 वाला। देखिए 2.8 और 2.9 आपका जो है ना NCERT का, वो कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। 2.8 में जो है वही 2.9 में उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में समझाया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसको 100 वोल्ट से कनेक्ट करिएगा तो 100 में है 10⁻2, 10⁻2 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1.062 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10⁻2 था तो -10 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा, आप जानते हैं
10⁻⁸ आ जाएगा, ये कूलम में आ जाएगा, ये कूलम में आ जाएगा बेटा, इसको समझो, ठीक है। तो संधारित्र के बीच में अगर आप प्रवैद्युत पदार्थ रख दोगे तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी, यानी उसमें आवेश ज़्यादा आ जाएगा। पहले जितना आवेश था वायु संधारित्र में अब उतना नहीं रह जाएगा, उसमें आवेश बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर सप्लाई को हटा ले तो, अगर सप्लाई को हटा लें तो, सप्लाई को हटा लोगे बेटा तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। सप्लाई को हटा लोगे अब तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कहोगे सर कितना वोल्टेज हो जाएगा, फिर कितना वोल्टेज हो जाएगा अगर हम सप्लाई को हटा लें तो? भैया पहले जितना इसमें आवेश था, पहले जितना आवेश था वायु संधारित्र में, देखो वायु संधारित्र में इसमें कितना आवेश था, अब इतना आवेश था, और अब इसकी अब धारिता कितनी हो गई है, अब इसकी धारिता कितनी हो गई है, अब धारिता देखो इसकी कितनी हो गई है। इन दोनों को रख के डिवाइड करोगे, अब देखो अगर सप्लाई हटा लोगे, सप्लाई हटा लोगे तो इसका क्या चेंज होगा, वोल्टेज, इसके प्लेटों के बीच का जो विभव है, विभवांतर है वो बदल जाएगा सप्लाई हटा लेने पर। कह रहा है कि संभरण यानी कि जो बैटरी है इसको हमने हटा दिया, सप्लाई हटा दिया, तो अब प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है बेटा वो बदल जाएगा, विभवांतर बदल जाएगा। तो बी पार्ट में कह रहा है कि संभरण हटा लेने पर, संभरण हटा लेने पर, सप्लाई हटा लेने पर, सप्लाई हटा लेने पर परिवर्तन क्या आएगा आपको पता है? बस परिवर्तन ये आएगा कि विभवांतर बदल जाएगा प्लेटों के बीच में। बैटरी हटा लियो ना तो विभवांतर उतना थोड़ी रहेगा, ठीक है। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर नया हो जाएगा, नया विभवांतर कितना आएगा, नया विभवांतर आएगा, फॉर्मूला सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी आप जानते हैं, तो वी बराबर निकल के क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में सी, क्यू अपॉन में सी। यहाँ पे क्यू क्या है, अब प्लेटों को हटा लिया, प्लेटों के बीच में अब कितना, पहले कितना आवेश संचित था, पहले कितना आवेश संचित था बेटा प्लेटों के बीच में, इतना आवेश पहले संचित था 17.70 इंटू 10 की पावर -10, प्लेटों के बीच में इतना आवेश संचित था 17.70 इंटू 10 की पावर -10। और संधारित्र की धारिता कितनी आ गई है, अब संधारित्र की धारिता बढ़ी हुई धारिता बताइए कितनी है, बढ़ी हुई धारिता ये है 1.602 इंटू 10 की पावर -10, 1.602 इंटू 10 की पावर -10, 1.602 इंटू 10 की पावर -10। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा आपका वही आएगा। 1.602 को 17.70 से आप डिवाइड करके बताइए कितना वोल्टेज आएगा, इसको डिवाइड करके बताइए। मैं डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं तो आपका आएगा 16.67 समथिंग कुछ आएगा, 16.67 समथिंग कुछ आएगा जब आप इससे डिवाइड करिएगा, 16.67 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो लगभग लगभग इतना वोल्टेज आपका आ जाएगा वी का वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को डिवाइड करने के बाद। आगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं बस, दो क्वेश्चन बस बचे हैं, बस दो क्वेश्चन मात्र बचे हैं। क्या कहता है, 12 पिकोफैरेड के एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ संधारित्र की कितनी स्थितिज वैद्युत ऊर्जा है, या कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? भैया इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा का U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्या सी का वैल्यू दिया है, क्या बिल्कुल दिया है, कितना दिया है पिकोफैरेड, 12 पिकोफैरेड। तो 12 पिकोफैरेड को चेंज कर दो 10 की घाते -12 फैरेड, पिकोफैरेड में 10 की घाते -12 फैरेड होते हैं, आप जानते हैं ये बात। इनटू में वी का स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना दिया है 50, 50 गुणे 50 कर दो, 50 गुणे 50 कर दो, 2 से काट दो 12 6 बार में, 50 50 कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 इंटू कितना हो गया बेटा 6, और 2 जीरो भी तो हैं, ये 2 जीरो का हम क्या करेंगे, 2 जीरो का हम क्या करेंगे, इन 2 जीरो को तो हमने लिया नहीं, 5 5 25 किया है बस, इन तो 6 किया है, इन 2 जीरो को हटा करके 10 की घाते 2 बनाइए, और 10 की घाते 2 यहाँ पे काट दीजिए, -10 बचेगा, पूरे 10 की घाते कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। चलिए सर इतना समझ गए। 25 को 4 बार गुणा करते तो 100 हो जाता, 6 बार गुणा करते 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 गुणे 10 की घाते -10। अच्छा, आप इसको 2 दशमलव और चेंज करके 1.5 इंटू 10 द पावर 1.50 इंटू 10 की पावर 8 -8 जूल आप आंसर इसका ला सकते हैं। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1.50 इंटू 10 की पावर -8 जूल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला फॉर्मूला देखिए सब बच्चे नोट करिए, 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। 200 वोल्ट के संभरण से, एक सप्लाई है, इसको से एक संधारित्र है, और संधारित्र के दोनों सिरों को आपने 200 वोल्ट के एक सप्लाई से आवेशित किया है। इस सप्लाई का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है बेटा, 200 वोल्ट के सप्लाई से इसे आवेशित कर दिया। आगे कह रहा है कि संधारित्र की जो धारिता है वो 600 पिको फैरेड है, जो सी है वो दिया हुआ 600 पिको फैरेड है, आवेशित किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, मतलब फिर इसको सप्लाई हटा देते हैं, और एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले आवेशित संधारित्र से अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, दो संधारित्र हैं, एक संधारित्र को पहले आवेशित किया गया, एक संधारित्र को पहले वोल्टेज लगा के आवेशित किया गया, चार्ज किया गया, इसके बीच आवेश डाले गए,
भरे गए आवेश, और फिर उसके बाद इसका सप्लाई हटा दिया गया, इसका सप्लाई हटाया गया। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फिर उसके बाद इसका सप्लाई हटाया गया, और सप्लाई हटाने के बाद फिर इसको एक और 600 पिकोफैरेड वाले संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। ये अनावेशित है, ये अनावेशित है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है एक चार्ज है और एक डिस्चार्ज है, दो संधारित्रों को जोड़ा गया है। जोड़ने पर इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा की हानि होगी, ऊर्जा की हानि पूछ रहा है। तो आपकी ऊर्जा हानि का अगर फॉर्मूला पता चल गया तो मजा आ जाएगा। तो C1 का वैल्यू हमें पता है, C2 का वैल्यू हमें कितना दिया है, अभी दिया है 600 पिकोफैरेड, दोनों हमें पता है। वोल्टेज हमें दिया हुआ है, V का वैल्यू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया। तीन चीज हमें दिया है बेटा। ऊर्जा ह्रास का अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ऊर्जा ह्रास के फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। ऊर्जा क्षय का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ऊर्जा क्षय का फॉर्मूला। ऊर्जा क्षय का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, C1 इंटू में C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में C1 प्लस C2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अपॉन में C1 प्लस C2 कर दीजिए, और उसका डबल कर दीजिए, 2 इंटू में C1 प्लस C2 इतना कर दीजिए। यही होता है ऊर्जा ह्रास का बेसिक फॉर्मूला, यही है C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर 2 C1 प्लस C2। ऊर्जा क्षय या ऊर्जा ह्रास, दो संधारित्रों को जोड़ते हैं तो यहां से क्या होगा ना, यहां से आवेश चलना शुरू कर देगा, यहां से आवेश इसमें जाकर ट्रांसफर होने लगेगा, और इसमें आवेश कुछ संचय होने लगेंगे। जब आवेश इस तार से होकर के इसमें जाने लगेगा तो ये तार में जो है, तार ये वाला जो जोड़ोगे, ये तार जो है गर्म होने लगेगा। यानी जो ऊर्जा है, वो जो आवेश है, वैद्युत ऊर्जा है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगेगी, तार गर्म होने लगेगा। तो यहाँ पे जो भी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, जब आवेश यहाँ से इसमें जाने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा आवेश जब ट्रांसफर होगा तो तार यहाँ पे गर्म हो जाएगी, यानी वैद्युत ऊर्जा यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगेगी, नाश होने लगेगी, विनाश होने लगेगी। फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का कोशिश करिए। C1 और C2 का वैल्यू रखिए, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर करिए, अपॉन में 2 C1 प्लस C2 रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला, इसका तो आपको V1 पता है, इसका तो आपको दिया है 200 वोल्ट से इसको जोड़ा गया था, लेकिन इसको तो किसी वोल्ट से नहीं जोड़ा गया ना, तो इसका वोल्टेज 0 था, ये अनावेशित है, तो इसको तो अनावेशित है ना, तो इसका V2 0 है। तो यहाँ पे जो V1 है वो पहले वाले का दिया है, लेकिन V2 हमारा 0 दिया है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले को रख करके सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। C1 का वैल्यू यहाँ पे मुझे कितना दिया बेटा, 600, C2 भी 600, तो हम यहाँ पे रख देते हैं C1 C2 कितना हो जाएगा, ऊर्जा ह्रास को हम डेल्टा U से दिखा देते हैं। चलिए C1 C2 600 इंटू में 600, क्या किया हमने, C1 C2 600 600, पिकोफैरेड भी तो गुणा होगा, पिकोफैरेड भी तो पिकोफैरेड से गुणा होगा, यानी 10 की घाते -12 मिलके माइनस का 24 बना दीजिए, -12 मिलके माइनस का 24 बना दीजिए ना। ठीक है, आगे देखिए C1 C2 गुणा हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 दिया है 200, V2 दिया है 0, V1 माइनस V2 करिएगा कितना आएगा, 200 में से 0 घटाइए ना, 200 आएगा। अब 200 का कह रहा है स्क्वायर कर दीजिए, 200 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा जी, 200 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा, बटे में नीचे कितना आएगा, बटे में नीचे 2 C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 और C2 को जोड़िए ना जी, 600 600 कितना हो गया, 1200 हो गया। जब ये जुड़ेगा ना तो 1200, अब यहाँ पे जब जुड़ रहा है तो यहाँ पे 10 की घाते -12 ही रहेगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जुड़े तो पावर नहीं गुणा होगा, ठीक है, जब दो चीज़ें जुड़ेगा ना, जैसे जब आपसे कोई कहे कि 10 की घाते -12 और 10 की घाते, मतलब यहाँ पे 2 गुणे 10 की घाते -12 प्लस 4 गुणे 10 की घाते -12, ऐसे जोड़ रहे हो जब दो चीज़ों को, सेम पावर वालों को, तो 4 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा जुड़ के, लेकिन पावर 10 की घाते -12 10 की घाते -12 पावर वही रहेगा, पावर सेम रहता है। अगर ये दो चीज़ें गुणा हो रही होती, अगर यही दो चीज़ें क्या होती रहती, गुणा हो रही होती, तो 4 दूनी हम 8 कर देते, यहाँ पे क्या कर देते, इनका गुणा करके यहाँ पे 8 कर देते, और पावर यहाँ पे -12 करके माइनस का 24 कर देते, पावर तब गुणा कर देते। ठीक है, याद रखिए गुणा कब होता है और जुड़ता कब है। तो नीचे हमारा जुड़ रहा है, नीचे हमारा जुड़ रहा है, यानी 600 600 C1 C2 जोड़ करके 600 600 1200 कर देंगे, और 1200 करने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा भी तो करना है, 1200 गुणे 2 2400 हो गया, तो 600 गुणे 600, 600 का गुणा 2 बार लिखने का जरूरत, गुणा करके लिख देते हैं ना, 6 6 जा 36 और 1 2 3 4, ठीक है, 4 0 गुणे 10 की घाते माइनस का 24 कर दीजिए, गुणे 2 दूनी 4 और कितना हो गया जी, 1 2 3 4 4 0 बटे में निचवा कितना हो गया, 12 2 जा 24 और 1 2 गुणे में 10 की घाते माइनस का 12। सॉल्व करके बताइए कितना गुणे कटेगा, कटेगा जी, 2 0 से 2 0 निपट गया। ठीक है, और कितना कटेगा, 2 के पाड़ा में काटे, 4 1 जा 4,
4 6 जा 24, 6 6 जा 36, 6 आया। ऊपर बचा 6 और 2 जीरो, 6 और 2 जीरो मिल के 600 बना लिया। गुणा में 10 की घाते कितना बचा, माइनस का 24 है, और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 10 की घाते 4 है, गुणे में 10 की घाते 4 है। बटे में नीचे कितना हो जाएगा, बटे में नीचे देखिए 10 की घाते -12, ऊपर जाएगा प्लस का 12 बना लेगा, प्लस का 12 बना लेगा। माइनस का 12 ऊपर गया, प्लस का 12 बना लिया। 12 और 4 16 हो गया, 12 और 4 16, 16 में से अगर 24 निकल गया तो 24 में से 16 निकालिए, 6 4 10 8 आ गया, और एक में से एक गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 8 है तो आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 24 ऊपर है जी, माइनस का 24 ऊपर, नीचे का प्लस 12 ऊपर गया। ये समझ में आया, 12 4 कितना हो गया जी, 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और 16 में से 24 निकल गया तो कितना हो गया, 600 गुणे 10 की घाते कितना, माइनस का 8, माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो 2 जीरो और कम कर दो, इसको 2 जीरो और कम करोगे तो 6 गुणे 10 की घाते माइनस का 6 आ जाएगा, और जूल में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। 2 जीरो क्यों कम किया, क्योंकि यहाँ 2 जीरो प्लस का था ना, यहाँ मैंने 10 की घाते 2 है, 10 की घाते 2 प्लस का, 10 की घाते -8, -8 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, 6 गुणे 10 की घाते -6 जूल। और प्यारे बच्चों, आपका जो चैप्टर 2 था यहीं तक रहा। चैप्टर 2 में इतने ही क्वेश्चंस है। चैप्टर 2 आज आपका डन हो चुका है, चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। जल्द ही आपके लिए चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल आपके सामने होगा। इसी तरीके से शानदार पढ़ाई पढ़ने के लिए चैप्टर वाइज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कहीं नहीं मिल रहा पूरे यूट्यूब पे। हिंदी मीडियम वाले विशेष बच्चों के लिए, आपके बिहार बोर्ड के लिए विशेषकर मैंने ये मुहिम चालू करी है, ताकि आपको न्यूमेरिकल का जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, आपके बेसिस मजबूत हो, आपके करने की ट्रिक पता चल जाए। प्यारे साथियों, चैनल को शेयर करना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों मित्रों साथियों के साथ। सब्सक्राइब करवाना है, आपकी जिम्मेदारी है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए हर एक बच्चा, तभी इस पे और ज़्यादा कंटेंट अच्छा मैं लाता रहूँगा, इस बात की गारंटी। अगर आप मेरे लिए सब्सक्राइब करवा देंगे, लाइक करवा देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा। ठीक है, तो फिलहाल एनसीईआरटी की ये जो सीरीज़ चल रही है इसको तो ख़त्म करना ही है पूरे का पूरा। आप सभी बच्चे बस साथ देते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लगाते रहिए न्यूमेरिकल्स, डरना नहीं है, करना है, लड़ना है, और अपने मुकाम तक पहुंचना है, अपनी मंजिल यानी स्टेट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो टॉपर बनने का सपना देखा है उस सपने को हासिल करना है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।